हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का इसके इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्त। तो आज हमारे साथ आसाम से एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स को यानी कि हमारे सीएसआर नेट एग्जाम्स को बहुत लाजवाब रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी कहानी को और मुझे पूरा यकीन है उनसे आपको नई स्ट्रैटेजी टिप्स जो है वो देखने को मिलेगी। तो जाते हैं उनकी जर्नी के थ्रू और समझते हैं उनको। ठीक है, तो हेलो दोस्त। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो सर। हेलो। कामिल है और मैं असम से हूँ और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ 2023 में और उस साल में ही मैं पीएचडी ज्वाइन किया। ओके, तो 2023 में आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ और उसी साल जो है आपने पीएचडी को ज्वाइन कर लिया है। ओके, और फिर आपने पीएचडी कौन से यस सर। मतलब किस एग्जाम्स के बेसिस पे ज्वाइन करी दोस्त? जी एक्चुअली तब हमारे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पीएचडी के लिए। ओके। जीयू रेट बोल के वो एग्जाम के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरा ये सवाल है कि आपका सीएसआर का रैंक क्या रहा है इस बार? जी मेरा रैंक है 39 सर। ओके, तो आपका 39 जो है रैंक रहा है। तो दोस्त मेरा आपसे सवाल है कि आपने क्यों सीएसआर नेट को चुना या क्यों रिसर्च को चुना, आपने क्या मतलब? जी सर, मेरा मतलब बचपन से ही मन था कि साइंस के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन दूं, कुछ नया करूं, सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया और नेट एक अच्छा अच्छा ऑप्शन था को डेवलप करने के लिए। और साथ में अगर कुछ अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन में पीएचडी करने के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं ओके अटेम्प्ट किया सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इतना शानदार रैंक आपने लाया है इस एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट वन सवाल है थैंक यू सर, आपसे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए, अब मेरा ये सवाल है कि जब सीएसआर नेट की प्रिपरेशंस की शुरुआत करी थी तो क्या डेली रूटीन कैसे रहता था, क्योंकि तुम तो एक पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हो, तो दिन भर लैबोरेटरी ये सारी कामें होती होगी, तो फिर कैसे करते थे पढ़ाई? हाँ जी सर। जी वो एक प्रॉब्लम रहता है हमेशा कि फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ पीएचडी करने की वजह से, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू मैनेज। एक्चुअली सुबह ही लैब में आना पड़ता है हमें और शाम को अराउंड 5 बजे हम लैब छोड़ते हैं। और लैब जाने के बाद रूम में ही हॉस्टल में ही सर जो आईएफएस के वीडियो से वो लेक्चर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं जितना हो सके। और ऐसे ही सर, बस आईएफएस से तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जी मैं भी कर सकता हूँ, हो जाएगा। तो आईएफएस से जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप कर दिखाते हैं। कोई बात नहीं दोस्त। चलिए, अब नेक्स्ट वन आपसे सवाल है कि जब प्रिपरेशन करते थे तो इनिशियल डेज में तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, बट कुछ समय के बाद जो है वो सैचुरेशन सा आ जाता है, डिमोटिवेटेड सा फील होता है। तो ऐसा हालातों के लिए क्या किया फिर आप, कैसे बढ़े? जी जी, ऐसा तो बहुत बार होता है कि पहले हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत कि ऐसा कर दूंगा, इतना पढ़ूंगा, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। तो सर मैं रिमेम्बर करता हूँ कि मैंने क्यों ये जर्नी स्टार्ट किया था। और तो फिर से आई ट्राई टू बैक ऑन द ट्रैक सर। तो ऐसे हो जाता है और फिर और कुछ वीडियोस भी देख लेता हूँ आप लोगों के, जो सारे लोग हैं वो, फिर मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है। जैसे ही सर। बहुत लाजवाब। तो चलिए, अब मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट और सबसे इजी यूनिट कौन सी लगती थी पढ़ाई के दौरान? जी सर, इजी यूनिट तो मेरे लिए सर इकोलॉजी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। और थोड़ा कुछ कुछ चीजें इकोलॉजी के इजी भी होता है सर। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको इकोलॉजी की इजी लगती है।
और मुझे ये बताइए कि अब हार्ड यूनिट कौन सा लगता है, कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सा लगता है, दिक्कत किस यूनिट से होती दिक्कत सर, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट को होता है, मेरे सर बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता था ऐसे, मतलब बहुत साइकिल वगैरह बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसा बहुत होता है, तो डर तो लगता था पहले, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत हद तक मतलब कम हो गया सर। तो धीरे धीरे जो है वो डर कम सा होता गया। जी सर। अब नेक्स्ट वन ये है कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट कैसे करते थे, कैसे लगाते थे? जी सर, रिवीजन रिवीजन एक बहुत जरूरी होता है सीएसआर नेट के लिए और एनी अदर एग्जाम सर। पहले पहले भी मैं नेट का एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, इसलिए मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ मैं। तो इस बार मैंने जो भी नोट्स बनाया था सर, वो अराउंड 1 मंथ में महीने पहले सर रिवीजन किया था, और मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किया था ऐसे सर, तो उससे बहुत हेल्प हुआ सर। और बीच बीच में भी रिवीजन करता रहता था, जैसे वीकली सर, बाई वीकली ऐसे भी बीच बीच में रिवीजन करता रहता था। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या 3 चीजें या 5 चीजें आपको लगी कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, या ये चीजें मस्ट है कोई भी बच्चा इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो? यस सर। फर्स्ट, जो टॉप यूनिट्स है सर, इम्पोर्टेंट यूनिट्स, अराउंड 7 8 यूनिट्स तो आपके लिए मैंडेटरी है ऐसा बोल सकते हैं सर। फिर रिवीजन एक, और दूसरा चीज है जो बहुत मैंडेटरी है। फिर आते हैं मॉक टेस्ट, एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। जैसे बहुत सारा आजकल डिस्ट्रक्शन है सोशल मीडिया वगैरह, उससे जितना हो सके मतलब अगर हम दूर रहने की कोशिश करें तो अच्छा होता है सर। उन चीज़ों से थोड़ा अगर ज़्यादा अच्छा ही बने तो वो जाता है। ओके। अब मुझे ये बताओ कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे दोस्त आप? जी सलाह माने सर, वैसे मतलब अगर कोई मतलब दिल से मतलब चाह रहा है कि नेट दो क्वालिफाई करूँ, तो मतलब अभी भी टाइम है, दिसंबर में कुछ महीने हैं, अभी भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आईएफएस एक बढ़िया ऑप्शन है, वो एजुकेटर्स वगैरह सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सिखाने के अलावा मोटिवेट भी करते रहते हैं, तो बस यही सर। ठीक, चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी एंड योर थॉट्स विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल आईएफएस फैकल्टी पैनल। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर।